यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बुक है किसका देना? सुजवाली। चलिए तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेटिंग अरेंजमेंट। सेटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि डायरेक्शन सेंस देखा था बिल्कुल वैसा ही है। हमें तीन चार वैरायटी के क्वेश्चंस मिलेंगे सेटिंग अरेंजमेंट में। जैसे कि लीनियरली लोगों को बिठा दिया, एक लाइन में अगर लोगों को बिठा दिया और बोला जाएगा कि 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, 8 लोग हैं, और उनको किसी एक डायरेक्शन में फेस करते हुए बिठा दिया, जैसे कि नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में फेस करते हुए बिठा दिया। और फिर बोला जाएगा कि ए के लेफ्ट में बी है, राइट में सी है, या फिर सेकंड राइट में या सेकंड लेफ्ट में ये बैठा है। और फिर पूछा जाएगा बताओ मिडिल में कौन बैठा हुआ है, या फिर ए के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, या फिर बी के सेकंड राइट में कौन बैठा है। इस तरीके के लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चन हो गए। दूसरा होगा कि सर्कुलर अरेंजमेंट में दे दिया जाएगा, जैसे कि एक टेबल है और टेबल के अराउंड कुछ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, कॉफी पी रहे हैं या कुछ भी नाश्ता कर रहे हैं, ऐसे सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं। अब इसमें सर्कुलर टेबल में दो फेस हो सकते हैं, एक तो सेंटर की तरफ फेस किया होगा या फिर सेंटर के अपोजिट में फेस किया होगा, ठीक है। और फिर उसमें बोल दिया जाएगा कि सर्कुलर टेबल में इस तरीके से अरेंजमेंट में लोग बैठे हुए हैं, तो बताओ कि यहां पर इसके बगल में कौन बैठा है, लेफ्ट में कौन बैठा है, राइट में कौन बैठा है। जरूरी नहीं है कि सर्कुलर में ही अरेंज कर दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है कि स्क्वायर टेबल के अराउंड बोल दिया जाए, ठीक है। हो सकता है पेंटागन एक टेबल है उसके अराउंड बैठने के लिए बोल दिया जाए, या फिर हेक्सागन या फिर कोई भी पॉलीगॉन के अराउंड बैठने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है। लीनियर अरेंजमेंट में भी ऐसा हो सकता है कि एक रो में कोई बैठा हो या फिर एक से ज्यादा रोज में कोई बैठा हो, जैसे कि तुम लोग अभी अलग अलग रोज में बैठे हुए हो, ठीक है, तो 2 रोज में बैठने के लिए बोल दिया जाएगा, 3 रोज में बैठने के लिए बोल दिया जाएगा। तो इस सारे क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका है। एक ही तरीका क्या है कि अपने आप को उस जगह पर अज्यूम करो कि तुम वहां पर उस समय वहां पर प्रेजेंट हो, ठीक है। अगर सर्कुलर टेबल में बोल दिया जाए तो सर्कुलर टेबल पर तुम बैठे हो, अगर लीनियरली बैठा हुआ है तो अब तुम वहां पर बैठे हुए हो, अपने आप को नॉर्थ फेसिंग मान लो। साउथ फेसिंग बोला जाएगा तो अपने आप को साउथ फेसिंग मान लो। अब जो तुम्हारा राइट होगा वही उसका राइट होगा, जो तुम्हारा लेफ्ट होगा वही उसका लेफ्ट होगा, और उस तरीके से अपने आप को वहां पर इमेजिन करते हुए कि तुम वहां पर बैठे हुए हो, उस तरीके से इमेजिन करते हुए पूरा अरेंजमेंट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि वहां से सामने तुम यहां पर खड़े हुए हो और सामने से फोटो क्लिक करी गई, तो फिर बताओ कि फोटोग्राफ में लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है। तो तुम्हें पता होना चाहिए जब भी फोटोग्राफ ली जाती है तो वो जस्ट अपोजिट हो जाती है, लेफ्ट वाला राइट हो जाता है, राइट वाला लेफ्ट हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जो तुमने अरेंजमेंट किया है उसको पूरा क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, लेफ्ट वालों को राइट कर दोगे, राइट वालों को लेफ्ट कर दोगे, और उसके बाद आंसर निकलेगा। अगर ऐसा पूछा जाए कि फोटोग्राफ में कौन लेफ्ट में बैठा है या कौन राइट में बैठा है, मिडिल वाले में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, चाहे फोटोग्राफ का मिडिल हो चाहे नॉर्मल मिडिल हो, मिडिल तो मिडिल में ही रहेगा। हाँ, लेफ्ट और राइट और उन सब में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो अभी वैरायटी का क्वेश्चन वैरायटी करते जाएंगे तो धीरे धीरे क्वेश्चन से ही एक्सप्लेन होगा, कोई उसमें थ्योरी अलग से है नहीं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो टॉपिक क्लियर होता जाएगा, ठीक है। एक एक करके क्वेश्चन करते जाओ और आंसर निकालो।
क्या आ रहा है? आर। देखो क्या बोला गया है, इन एन एग्जामिनेशन आर गॉट मोर मार्क्स देन एम। अब यहां पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करने के लिए बोला गया है। तो अब देखो ये जो क्वेश्चंस हैं ये पजल में भी बिलोंग कर सकते हैं। जब हम लोग पजल पढ़ेंगे तो एक्चुअल में ये पजल ही है। पजल के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कई सारी वैरायटी होती है, जिसमें से एक वैरायटी है अरेंजमेंट। ठीक है ना? तो इसको तुम पजल का भी टॉपिक बोल सकते हो या फिर सेपरेट सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक भी बोल सकते हो। ठीक है? तो यहां पर क्या बोला गया है, आर गॉट मोर मार्क्स देन एम। ठीक है, आर को ज्यादा मार्क्स मिले हैं एम से, बट नॉट एज मैनी एज पी, लेकिन पी से कम मिले हैं। ठीक है, आर को जो मार्क्स मिले हैं वो एम से ज्यादा मिले हैं, लेकिन पी जितने नहीं मिले, मतलब पी को ज्यादा मार्क्स मिले हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, पी गेट मोर मार्क्स देन जी एंड के। तो अब यहां पर तुम अलग से लिख लो कि पी को ज्यादा मार्क्स मिला है जी से भी और के से भी, क्योंकि यहां पर तुम्हें इस अभी मर्ज नहीं कर सकते, अभी हम लास्ट में हम इसको मर्ज करेंगे। और एम जी और के का हमें रिलेशन नहीं पता कि जी और के आपस में कौन ग्रेटर है कौन लेस है, ये हमें नहीं पता। तो इसलिए हमने पी ग्रेटर देन जी और पी ग्रेटर देन के को अभी के लिए अलग लिख लिया है। उसके बाद क्या बोला गया है, जी गॉट लेस मार्क्स देन एम। अब हमें यह पता चल गया कि जी के जो मार्क्स है वो एम से कम है। इसका मतलब कि जी कहां पर आएगा, एम के बाद आएगा। और उसके बाद क्या बोला गया है, बट हिज मार्क्स आर नॉट द लोएस्ट इन द ग्रुप। लेकिन इसके जो मार्क्स है, मतलब जो जी है, वो सबसे लोएस्ट नहीं है। सबसे लोएस्ट नहीं है इसका मतलब कि इससे भी लोएस्ट कोई होगा, और वो कौन होगा, के बचा है, बस वही हो सकता है। तो इसका मतलब इससे छोटा कौन होगा, के होगा। अब क्या पूछा गया है, हु इज सेकेंड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स। अगर घटते हुए क्रम में अगर हम देखें तो कौन सेकेंड नंबर पर है। तो यहां पर फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो सेकेंड नंबर पर कौन है, आर है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अभी रिपीट कर दूंगा वो वाला, पहले इसको करो फिर से वो वाला रिपीट कर दूंगा। हम्म, आशीष, आशीष इज हैवियर देन गोविंद, मोहित इज लाइटर देन जैक। ठीक है, जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम लिखते जा रहे हैं। जैसे कि लिखा है कि आशीष जो है वो हैवियर है किससे, गोविंद से, मतलब कि आशीष का जो वेट है वो ज्यादा है किससे, गोविंद से। और क्या बोला है, मोहित जो है वो लाइटर है किससे, जैक से, मतलब कि जैक का वेट ज्यादा है किससे, मोहित से। उसके बाद बोला गया है पवन इज हैवियर देन जैक। पवन जो है वो क्या है, हैवियर है किससे, जैक से, बट लाइटर देन गोविंद। लेकिन पवन जो है वो लाइटर है किससे, गोविंद से, मतलब गोविंद का जो वेट है वो ज्यादा है। तो गोविंद का वेट ज्यादा है, तो इसका मतलब कि गोविंद के बाद कौन आएगा, पवन, पवन के बाद जैक, और जैक के बाद मोहित। हु अमंग देम इज हैवीएस्ट, कौन सबसे हैवीएस्ट है, आशीष। क्लियर हुआ ये वाला।
इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, क्लियर है? प्रीवियस वाला एक बार फिर से बता दे रहा हूं, सिंपल है। क्या बोला गया था यहां पर, एक एग्जामिनेशन में लोग बैठे हुए हैं, आर गॉट मोर मार्क्स देम एन, आर को ज्यादा मार्क्स मिले हैं किससे, एम से, बट नॉट एज मैनी एज पी, लेकिन इतने नहीं है कि पी के बराबरी कर सके। इसका मतलब यह है कि पी के मार्क्स क्या है, ज्यादा है। तो आर के लिए कहा गया है कि पी के मार्क्स जो है वो आर से ज्यादा है, आर के मार्क्स एम से तो ज्यादा है लेकिन पी से कम है, पहली लाइन में यह कहा गया है। दूसरी लाइन में कहा गया है कि पी के जो मार्क्स है वो जी और के से ज्यादा है, ठीक है, पी के मार्क्स जी और के से ज्यादा है, लेकिन हम ऐसा नहीं लिख सकते कि P ग्रेटर देन G ग्रेटर देन K, ऐसा हम नहीं लिख सकते, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है और ऐसा भी पॉसिबल है। ये चीज हमें नहीं पता क्योंकि G और K में हमें रिलेशन नहीं पता। हमें जो रिलेशन पता है वो P का रिलेशन G के साथ बोल पता है या फिर K के साथ पता है, लेकिन G और K का आपस में अभी तक रिलेशन हमें नहीं पता है। तो इसलिए हम कंडीशन जो लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे, और इसके साथ भी हमें कंपैरिजन अभी नहीं पता है। तो इसका मतलब अभी के लिए हम लिख देंगे कि P जो है वो ज्यादा मार्क्स है किससे, G से भी और के से भी। अभी सारी कंडीशंस को अलग अलग रखेंगे, फिर जब हमें मिल जाएगा कुछ क्लू तो हम उसको मर्ज कर देंगे। उसके बाद क्या बोला गया है, जी गॉट लेस मार्क्स देन एम। अब देखो हमें क्लू मिल गया कि जी के जो मार्क्स है वो एम से कम है, ठीक है, तो जी के मार्क्स अगर एम से कम है ऑब्वियसली वो पी से भी कम रहेगा। अगर जी छोटा होना चाहिए और पी बड़ा होना चाहिए, अगर वो एम से छोटा है जी, इसका मतलब ऑब्वियसली वो पी से भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो अब इसकी जरूरत नहीं है, ये सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या बोला गया है, बट हिज मार्क्स आर नॉट द लोएस्ट इन द ग्रुप, लेकिन जो जी के मार्क्स हैं वो सबसे लोएस्ट नहीं है। सबसे लोएस्ट नहीं है मतलब इससे भी लोएस्ट पे कोई है, और अब इनमें से कौन बच रहा है, के अकेला बच रहा है, इसका मतलब के जो है वो लोएस्ट पे चले जाएगा, तो ये भी सॉल्व हो गया। तो ये हमारे पास अरेंजमेंट आ गया। अब इसमें बोला है हु इज सेकेंड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मार्क्स, डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो डिक्रीजिंग घटते हुए क्रम में सेकंड नंबर पर कौन है, तो कौन है यहां पर, आर है। अब क्लियर हो गया? नेक्स्ट, क्या आ रहा है, टी आर, देख लेते हैं क्या बोला गया है। 4 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच टू बी फोटोग्राफ, ठीक है, तो मान लो कि ये एक बेंच है और यहां पर लड़कियां बैठी हुई है फोटो खिंचाने के लिए, ठीक है। अभी मैं अपने आपको फेस इधर नॉर्थ की तरफ मान लेता हूं ताकि मेरा राइट जो है वो उन लोगों का राइट रहे और मेरा लेफ्ट जो है वो उन लोगों का लेफ्ट रहे, अरेंजमेंट इजी हो जाए। इसका मतलब फोटोग्राफ कहां से क्लिक होगा, यहां से क्लिक होगा, ठीक है। तो अभी के लिए अब देखो ऐसा नहीं है कि हम जरूरी नहीं कि हम इधर पे ही फेस करें, हम चाहे तो इधर पे भी फेस करके बैठा सकते थे, ठीक है ना। फिर फोटोग्राफ कहां से क्लिक होता है, यहां से क्लिक होता है, आंसर दोनों में सेम आएगा। बस हमें कौन सा कन्वीनियंट लगेगा, ऑब्वियसली जहां पर हमारा राइट है वहीं पर ही इनका राइट रहे तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है। एस इज टू द लेफ्ट ऑफ आर, एस जो है वो लेफ्ट में है किसके, आर के। तो अगर मान लो कि आर यहां पर है तो आर का लेफ्ट इधर होगा और राइट किधर होगा, इधर होगा, ठीक है ना। जो जिस पेन से मैं लिख रहा हूं ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट, ठीक है। तो एस जो है वो लेफ्ट है किसके,
आर के, तो आर के लेफ्ट में एस, तो एस यहां पर आ गई। एम इज टू द राइट ऑफ आर, और एम जो है वो आर के राइट में है, ठीक है, तो एम जो है वो आर के राइट में आ गई। उसके बाद क्या बोला है, टी इज बिटवीन आर एंड एम, टी जो है वो आर और एम के बीच में है, तो टी यहां पर आ गई, ठीक है। हु वुड बी द सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट इन द फोटोग्राफ, सेकेंड लेफ्ट कौन सा होगा। अब ऑब्वियसली ये अरेंजमेंट है, अगर इसके अकॉर्डिंग किसी ने सेकेंड लेफ्ट देखा तो वो कौन दिखेगा, आर, लेकिन ऐसा नहीं है। किसमें पूछा गया है, इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के अंदर। अभी मैंने कहा कि फोटोग्राफ जब क्लिक होती है तो लेफ्ट वाला राइट हो जाता है, राइट वाला लेफ्ट हो जाता है, मतलब सेकेंड लेफ्ट ना बोल के हम कौन सा देखेंगे, सेकेंड राइट। सेकेंड राइट कौन है, टी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। आई बात समझ में। हम्म, एस और एम के साथ भी वही रहेगा, सबके साथ, ठीक है। क्लियर हो गया, किसी को डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट, ई, ए, देर आर 5 डिफरेंट हाउसेज ए टू ई इन अ रो, ठीक है, एक रो में 5 हाउसेज हैं। ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए जो है वो किसके राइट में है, बी के राइट में है। अब ऑब्वियसली अभी मैं इस तरह से अरेंज कर रहा हूं कि जो मेरा राइट है वो इसका हाउस का भी राइट हो, और जो मेरा लेफ्ट है वो हाउस का भी क्या हो, लेफ्ट हो, ठीक है। क्योंकि अभी डायरेक्शन तो इसमें दिया नहीं है, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, तो आप अपने मर्जी से कैसा भी ले सकते हैं। तो ए क्या है, ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए जो है वो किसके राइट में है, बी के राइट में है। एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, और ई जो है वो सी के लेफ्ट में है। अभी हमें नहीं पता तो हम थोड़ा सा अलग से बना देते हैं इसको, बाद में हम उसको क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। तो क्या बोला गया है, ई जो है वो कहां पर है, लेफ्ट में है, किसके, सी के। एंड राइट ऑफ ए, और ई के भी बारे में कहा गया है कि जो ई है वो क्या है, राइट में है, किसके, ए के। तो ए यहां पर आ जाएगा, और ए के राइट में कौन आ गया, ई आ गया, ठीक है। एक बार चेक कर लो, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड राइट ऑफ ए, ठीक है। बी इज टू द राइट ऑफ डी, जो बी है वो जो डी है वो कहां पर है, बी इज टू द राइट ऑफ डी, तो डी के राइट में कौन है, बी है, ठीक है। अब हम इनको मर्ज कर देते हैं, तो यहां पर दोनों का ए तो कॉमन हो गया, तो यहां पर इसके बाद कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा, और इसके बाद कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब क्या पूछा गया है, विच हाउस इज इन द मिडिल, मिडिल में कौन सा आ गया, ए, ठीक है। हाँ, सबका मैसेज दिख रहा है मुझे।
परेशान मत हो। ये क्लियर है जो मैंने बताया? जितने भी नए लोग हैं, बच्चे जो भी ज्वाइन किए हुए हैं, परेशान बिल्कुल मत हो। सबके मुझे मैसेज दिख रहे हैं। डाउट आपको यहीं चैट सेक्शन में ही पूछना है और मैं सबके मैसेजेस पढ़ता हूं। जिसका लगेगा रिप्लाई देने के लिए मैं बताते चलूंगा, है ना? परेशान मत हो। यहां पर मैं एक एक से चैट तो कर नहीं पाऊंगा ना, तो मैं सिर्फ ऑडियो रिप्लाई दूंगा, टेक्स्ट मैसेज नहीं। ठीक है? हाँ, क्या समझ में नहीं आया? देखो, सिंपल सी बात है। देयर आर 5 हाउसेस, 5 डिफरेंट हाउसेस हैं जो कि एक रो में अरेंज है। अब जो यहां पर बोला गया है वही हमें अरेंज करना है। अब अगर मान लो कि आप अपने आप को उस जगह पर मानो, ठीक है? जो आपका राइट है वो हाउस का राइट होगा, जो आपका लेफ्ट है वो हाउस का लेफ्ट होगा। ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग अरेंज करते चलो। और पांचों जितने हाउसेज हैं उनको एक रो में अरेंज करके बताना है कि कौन सा वाला मिडिल में था। स्टेप बाय स्टेप पढ़ो। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ए इज टू द राइट ऑफ बी। इसका क्या मतलब हुआ? ए इज टू द राइट ऑफ बी मतलब कि ए जो है वो कहां पर है? बी के राइट में है। अब अगर मान लो बी अगर यहां पर है और मैं मान के चल रहा हूं कि बी का राइट यहां पर है और बी का जो लेफ्ट है वो किधर है? इस तरफ है। तो क्या बोला है? ए जो है वो कहां पर है? बी के राइट में है, तो बी का राइट यहां पर आ गया ए। ये बात क्लियर है? फिर उसके बाद क्या बोला गया है? ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी। ई जो है वो सी के लेफ्ट में। अब यहां पर ए और बी है, ई है क्या? नहीं। सी है क्या? नहीं। तो इसका मतलब हम इन दोनों से कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसका मतलब अभी हम इस लाइन पर इसको प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास यहां पर ई और सी में से कुछ भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? थोड़ी सी देर के लिए अलग बना लेंगे ई और सी को। ठीक है? कहां पर बिठाना है ई को और कहां पर बिठाना है सी को? ई इज टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के लेफ्ट में है ई, तो सी ये है और उसका लेफ्ट किधर आएगा? इधर पे आएगा क्योंकि हमने लेफ्ट को किधर लिया है? यहां। और राइट को यहां लिया है, तो यहां पर आ गया ई। अब सेंटेंस में क्या बोला है? एंड राइट ऑफ ए। अब ये किसके बारे में बोल रहा है? एंड ई के बारे में बोल रहा है क्योंकि ये एक पूरा सेंटेंस है और ये बोला है एंड। एंड मतलब ई इज राइट ऑफ ए। ठीक है? तो ई जो है वो ए के राइट में है, तो ई जो है वो कहां है? ए के राइट में। तो ए को मैं यहां बिठाऊंगा तभी तो ए का राइट ये आएगा। ठीक है ना? अलग अलग बैठो। तुम सबसे पीछे जाके बैठो। तुम सबसे आगे जाओ। एक काम करो, आ जाओ। हाँ, आगे जाओ। उस तरफ खसको तुम दोनों। ठीक है? तो क्या बोला गया है? ई इज टू द राइट ऑफ ए। ई जो है वो किसके राइट में है? ए के राइट में है। अब हमें दोनों में कॉमन, अब दोनों को मर्ज करना है क्योंकि ये और ये क्या है? एक ही रो में है ना सारे हाउसेस। इसको तो हमने अभी दो अलग अलग रोज बनाई है। अब इनको रो को मर्ज करना है। तो मर्ज हम कैसे करेंगे? दोनों में जो इंटरसेक्शन होगा, जो कॉमन चीज होगी उसको देखकर हम मर्ज करेंगे। तो इन दोनों में कॉमन चीज क्या दिख रही है? ए। तो इसका मतलब कि ए के लेफ्ट राइट में यहां पर कौन है? ई। तो इसका मतलब बी के राइट, यहां पर ए के राइट में कौन आएगा? यहां पर ई आ जाएगा। और फिर ई के राइट में कौन है? सी। तो यहां पर सी आ जाएगा। और कौन था हमारे साथ बात? कौन सा हमारा छूट गया? ये बी इज टू द राइट ऑफ डी। बी जो है वो किसके राइट में है? डी के राइट में है। तो यहां पर डी आ जाएगा, तो डी के राइट में कौन आ गया? बी आ गया। ठीक है ना? लिखने के बाद चेक करो कि क्या सही है कि नहीं। बी जो है वो राइट में है डी के। बी जो है वो डी के राइट में है। बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या पूछा गया है? कौन सा वाला मिडिल में है? तो ये दो इधर से हटा दो, ये दो इधर से हटा दो, बीच वाला कौन आ गया? ए। अब आ गया सबको समझ में? अभी ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आया? आगे बढ़ते। नेक्स्ट।
एफ, ऑप्शन बी, मतलब पता हो। ठीक है, अगर नहीं भी पता हो तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन छोड़ देना है उसको। यहां पर हमें क्या बोला गया है, 6 प्लेस। अब हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि हमें हर एक वर्ड का मतलब पता हो। ठीक है, अगर नहीं भी पता हो तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन छोड़ देना है उसको, सॉल्व करते चलो। इसमें हर एक वर्ड का मतलब, कई बार ऐसा होगा कि पजल में या इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे जिसका मतलब नहीं पता हो, तो भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जैसे कि अगर कुछ लोग यहां पर किसी को नहीं पता होगा कि स्टेज्ड मतलब क्या, तो उसको छोड़ना थोड़ना है, उसको करना है। स्टेज मतलब कोई भी प्रोग्राम जो प्ले हो रहा है वो स्टेज पर जब प्ले होता है उसको बोल रहा है स्टेज्ड। ठीक है, तो हर दिन एक प्रोग्राम जो हो रहा है वो हो रहा है प्ले। 6 प्ले ए बी सी डी ई एफ आर टू बी स्टेज्ड वन ऑन ईच डे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। मंडे से सैटरडे में हर दिन एक प्रोग्राम हो रहा है। ठीक है, तो डेज अरेंज कर देते हैं हम, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, the schedule of the plays is to be accordance with the following. A must be staged on the day before E. A किस दिन होगा, E से पहले। ठीक है ना, अब इसको अलग कंडीशन लिखते चलो, A किस दिन होगा, E से पहले। A must be staged a day before E। लिखने के बाद एक बार क्रॉस चेक जरूर करो जो हमने लिखा है वो सही बैठ रहा है कि नहीं। उसके बाद क्या बोला गया है, सी मस्ट नॉट बी स्टेज्ड ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे के दिन सी नहीं होगा। ठीक है, तो सी जो है वो ट्यूसडे के दिन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, बी मस्ट बी स्टेज्ड ऑन द डे फॉलोइंग द डे ऑन विच एफ इज स्टेज्ड। एफ जिस दिन होगा उसके अगले दिन कौन होगा, बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट डे, तो इसका मतलब कि एफ जिस दिन होगा उसके अगले दिन कौन होगा, बी होगा। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, डी मस्ट बी स्टेज्ड ऑन फ्राइडे ओनली। तो डी किस दिन होगा, फ्राइडे के दिन होगा, तो डी को हमने फ्राइडे के दिन बना दिया। एंड शुड नॉट बी इमीडिएटली प्रिसाइडेड बाय बी, मतलब कि लेकिन बी के तुरंत बाद में नहीं होगा, मतलब उसके बीच में कोई ना कोई तो आएगा। मतलब कि ऐसा समझ लो कि बी यहां पर थर्सडे को नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर लिख लो, अगर मैं कुछ गलत लिखूं तो बताते चलना। ठीक है ना, ई मस्ट नॉट बी स्टेज्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द शेड्यूल। ई जो है वो लास्ट डे में नहीं आएगा, मतलब यहां पर ई नहीं आएगा। अच्छा, अगर ई यहां पर नहीं आएगा तो ई यहां पर तो कहां पर आ सकता है ई, क्योंकि ए और ई लगातार में आएंगे और एफ और बी लगातार में आएंगे। हमें सिर्फ किसका फिक्स पता है, हमें सिर्फ एफ का फिक्स पता है। अब हमें अरेंज करके देखना है और हमें यह पता होना चाहिए कि जो बी है वो यहां पर नहीं आ सकता, मतलब एफ और बी यहां पर आ सकता है। ठीक है, और इस तरह से ए आ सकता है यहां पर और ई यहां पर नहीं आ सकता। तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है, रुक जाओ, कौन सा वाले में बोल रहे हो, कौन सा स्टेटमेंट, फोर्थ वाला। डी मस्ट नॉट बी इमीडिएटली प्रिसाइडेड बाय बी। डी, डी जो है वो प्रिसाइड नहीं करना चाहिए बी से। इसका मतलब कि बी पहले आना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि तुरंत पहले आए, है ना, प्रिसाइड मतलब पहले। ठीक है, तो इसका मतलब यह हो गया कि प्रिसाइड बाय बी, डी शुड नॉट बी इमीडिएटली प्रिसाइडेड बाय बी। इमीडिएटली प्रिसाइड नहीं करना चाहिए डी को, मतलब डी को पहले आना है लेकिन तुरंत पहले नहीं आना है, या तो ऐसा भी हम कह सकते हैं, है ना। तो यहां पर बी को हम कह नहीं सकते,
ठीक है, यहां पर एक्चुअल में हम कह सकते हैं कि बी नहीं आएगा, है ना। अभी देखते चलना कि ये भी सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा हम कह सकते हैं क्या, पहले वाला सही था कि ये डी मस्ट नॉट बी, डी मस्ट नॉट बी इमीडिएटली प्रिसाइडेड बाय बी। हम्म, एफ के बाद तो आएगा ही, वो तो यहां पर हमने लिख ही लिया है कि एफ के बाद आएगा, तो ठीक है यहां पर नहीं आ सकता। अब अगर हम इसको एफ और बी को यहां पर अरेंज कर दे, मान लो कि मैंने एफ को यहां पर मंडे को कर दिया और यहां पर बी को ट्यूसडे को कर दिया, तो अरेंज हो रहा है क्या, तो फिर ए कहां पर जाएगा, ए वेनस, अच्छा वेनसडे भी तो एक बचा है, मैं इन यहां पर दोनों को अरेंज कर रहा हूं, एक वेनसडे भी तो बचा है, तो यहां पर ये आ जाएगा, तो फिर यहां पर हमारे पास कौन आ गया, यहां पर सी आ जाएगा। मैं वेनसडे देखा ही नहीं मैंने, ठीक है। यहां फिर से मैं बता दे रहा हूं, देखो पहले क्या करो कि जितने पॉसिबल अरेंजमेंट है उनको लिख लो और फिर बाद में उनको मर्ज करने की कोशिश करो कि कहां पर वो फिट बैठ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि ए जो है वो ई से पहले आना चाहिए, तो ठीक है हमने लिख दिया कि ए जो है वो ई से पहले आएगा, ठीक है, ये हमने लिखकर सेव कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, बी जो है वो ट्यूसडे को नहीं आएगा, ठीक है, सी सॉरी, तो सी ट्यूसडे को नहीं आएगा, हमने यहां पर लिख लिया। उसके बाद हमने क्या देखा, बी मस्ट बी स्टेज्ड ऑन द फॉलोइंग डे ऑन विच एफ इज स्टेज्ड, मतलब एफ जिसके बाद कौन आएगा, बी आएगा, जिस दिन एफ आया है उसको फॉलो कौन करेगा, बी, तो बी अगले दिन आएगा किसके, एफ के, तो इसका मतलब यहां पर यह हो गया कि एफ पहले आ गया और ई उस बी उसके अगले दिन आ गया, तो हमें दो के कॉम्बिनेशन तो मिल गए, ए ई और एफ बी, ठीक है। उसके बाद हमें यह भी पता चल गया कि डी किस दिन आने वाला है, फ्राइडे के दिन आने वाला है, तो डी को हमने फ्राइडे के दिन बिठा दिया। और क्या वो बोल रहा है, एंड शुड नॉट बी इमीडिएटली प्रिसाइडेड बाय बी, लेकिन डी के तुरंत बाद में कौन नहीं आना चाहिए, बी नहीं आना चाहिए, तुरंत बाद में नहीं आ सकता, एक आध छोड़कर आ सकता है लेकिन तुरंत बाद में नहीं आएगा। अब डी के बाद तो एक ही जगह बच रही है, सैटरडे, तो इसका मतलब कि यहां पर बी नहीं आ सकता और ई भी नहीं आ सकता, क्योंकि क्या बोला है, ई जो है वो लास्ट डे में नहीं आएगा, तो इसका मतलब यहां पर ना ही ई आ सकता है और ना ही बी आ सकता है, इन दोनों में से कोई भी यहां पर नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या क्या फिक्स हो गया, एक हमें यह पता चल गया कि डी यहां पर आएगा, ई और बी यहां पर नहीं आ सकते और सी यहां पर नहीं आ सकता, ये हमें पता चल गया। अब हमारे पास कौन है, ए ई एफ बी हमें पता है लगातार में आएंगे, ठीक है। अब अगर मान लो कि ए और ई को अगर मैं यहां पर रख दूं, ठीक है, तो एफ और बी यहां पर आ जाएगा और हमें बोला गया है कि तुरंत इमीडिएटली नहीं होने चाहिए, तो इसका मतलब कि एफ और बी को हम पहले प्लेस कर सकते हैं और यहां पर ए और ई को प्लेस कर दिया और सी यहां पर आएगा नहीं और यहां पर ई और बी नहीं आ सकता था, तो यहां पर कौन आ गया, सी आ गया। अगर कुछ अरेंजमेंट उल्टा सुल्टा लग रहा है तो उसको अरेंज करके देखो अपने अकॉर्डिंग की सही सारे स्टेटमेंट सही बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। कभी भी अगर अपने को लग रहा है ना पजल में, ये एक्चुअल में पजल का टॉपिक है, अगर कभी भी हमें पजल में ऐसा लग रहा है कि यार ये इधर होना चाहिए था, तो उसको रख के देखो और उसको रखने के बाद सारे स्टेटमेंट को क्रॉस चेक करो कि कोई सा भी उसमें कोई वायलेट तो नहीं हो रहा हमारे स्टेटमेंट से। मान लो कि हमने एक बैठा दिया, एक को देखकर, किसी एक स्टेटमेंट को देखकर हमने उसको बैठा दिया कि यहां पर आएगा, लेकिन उसके कारण कोई दूसरा स्टेटमेंट तो अफेक्ट नहीं कर रहा है, ये तुरंत चेक करना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में, एक बार चेक कर लो, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास यहां पर आंसर नहीं है इसके। तो क्या बोला गया है, मंडे को कौन सा आएगा, तो मंडे को कौन आएगा, एफ। डी मस्ट बी स्टेज्ड ऑन फ्राइडे, डी जो है वो किस दिन आ गया, फ्राइडे के दिन आ गया। अब यहां पर इन्होंने सेंटेंस को थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड करके लिख दिया, उन्होंने सीधी सीधी भाषा में नहीं लिखा, उन्होंने क्या लिखा है, डी शुड नॉट बी, अब इसको छोड़ दो, है ना, इतने को मत पढ़ो, इतने को मत पढ़ो, है ना, यहां से पढ़ो, डी शुड नॉट बी, ठीक है। तो डी शुड नॉट बी इमीडिएटली प्रिसाइडेड बाय बी, प्रिसाइडेड मतलब पहले, ठीक है, तो डी तुरंत पहले नहीं आना चाहिए बी के, डी जो है वो तुरंत पहले नहीं आना चाहिए बी के, मतलब उसके आगे पीछे कहीं पर आ सकता है, ठीक है, इसका मतलब कि बी यहां पर नहीं आएगा, तुरंत डी जो है वो तुरंत पहले नहीं आएगा किसके, बी के, तो इसका मतलब बी जो है वो यहां पर नहीं आ सकता। आई बात समझ में, अभी हम इस तरह के क्वेश्चंस को दोबारा से करेंगे जब हम पजल देखेंगे, ठीक है ना। अभी इस पीपीटी में कई सारे क्वेश्चंस पजल के भी हैं। अब मुझे पीपीटी किसको, एफ और बी को अगर मैं वेनसडे थर्सडे रख दूं और फिर ए और ई को क्या रख दे, मंडे ट्यूसडे, फिर मंडे के लिए ए आ जाएगा और ए ऑप्शन में भी तो नहीं है,
अभी अपन इसको इस तरह के क्वेश्चंस अभी हम और करेंगे, अभी परेशान बिल्कुल मत हो। अभी हमारा सेटिंग अरेंजमेंट है, ये पजल वाले, एक तो ये पीपीटी गलत आ गई है, ठीक है ना, अभी ये पीपीटी एक्चुअल में गलत आ गई है, उसको अभी अगली पीपीटी जो आएगी वो तो सही बनवाऊंगा मैं, है ना। इसमें क्या है, पजल्स मिक्स हो गए हैं, इसमें सारे सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन नहीं, वो सेटिंग अरेंजमेंट का है ही नहीं, वो पजल का क्वेश्चन था। पी एंड टी, ऑप्शन डी। 5 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो, ठीक है, 5 जो बच्चे हैं वो एक रो में बैठे हुए हैं। एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी। अब एस जो है वो पी के नेक्स्ट में, अब देखो नेक्स्ट बोला जा रहा है, इसका मतलब लेफ्ट और राइट कुछ भी हो सकता है, अभी हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पी के लेफ्ट में भी एस हो सकता है या फिर राइट में भी एस हो सकता है, ठीक है। तो जो अभी हमें कंफर्म नहीं पता उसको अभी मैंने सर्कल से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो एस इज सिटिंग टू द नेक्स्ट ऑफ पी बट नॉट टी, लेकिन वो टी के बगल में नहीं आएगा, कौन, एस, मतलब एस और टी साथ में नहीं आएंगे, एक बार चेक कर लो, यही हो गया ना। एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी, मतलब एस के बगल में टी नहीं आएगा, तो ये हम अलग से लिख लेते हैं कि एस और टी जो है वो साथ में नहीं आएंगे, ठीक है। ये हमने अलग से नोट करके रख लिया कि एस और टी साथ में नहीं आएंगे। उसके बाद क्या बोला गया है, के इज सिटिंग नेक्स्ट ऑफ आर, ठीक है, जो के है वो आर के बगल में बैठा है, इसको हम अलग से लिख लेते हैं। जो जो कंडीशंस नहीं पता है उसको हम अलग से लिखते चलो, और ये इंटरचेंजेबली हो सकते हैं क्योंकि हमें लेफ्ट और राइट नहीं पता। तो के और आर आपस में बैठे हैं, और क्या बोला है, आर के बारे में बोला गया है, ठीक है। आर हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, और आर कहां पर है, एक्सट्रीम लेफ्ट पर है। एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब इस तरफ में लेफ्ट मान रहा हूं और इस तरफ में मैं राइट मान रहा हूं। तो एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब कि बिल्कुल कोना, लेफ्ट साइड का कोना, तो लेफ्ट साइड के कोने में कौन हो गया, आर हो गया। तो ऑब्वियसली के किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, क्योंकि के और आर आपस में क्या है, आसपास में बैठे हैं। तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे अगर आर आ गया तो के कहां पर आएगा, उसके राइट में, ठीक है। और फिर क्या बोला गया है, टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, टी जो है वो के बगल में नहीं बैठा, तो टी और के जो है वो साथ में नहीं बैठे, इसका मतलब, ठीक है। अब अगर हम अरेंज करें तो देखो टी यहां पर नहीं आ सकता क्योंकि के और टी साथ में नहीं हो सकते, इसका मतलब यहां पर कौन आएगा, यहां पर एस आएगा। तो ये हमने फिक्स कर दिया यहां पर कि यहां पर एस ही आएगा। और फिर यहां पर कौन बैठा देते हैं, टी इसको बिठा देते हैं क्योंकि एस और टी साथ में नहीं आ सकता। तो ये हमारे सारे फिक्स्ड अरेंजमेंट आ गए। लिखने का तरीका देखा ना, देखो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तुम कैसे भी रख सकते हो। अब जैसे कि जो चीज मुझे कंफर्म नहीं पता थी उसको मैंने सर्कल से बना दिया, उसके बाद जो नई चीज आ गई उसको अलग से लिख दिया, फिर कोई नई चीज आ गई उसको अलग से लिख दिया, और फिर बाद में जो जो चीजें मिलती गई उनको जोड़ते गए। बस लिखने का तरीका सीखना है और कुछ नहीं। उसके बाद क्या बोला गया है, हु इज सिटिंग एडजेसेंट टू एस। अब एस के एडजेसेंट में मतलब एस के बगल में कौन बैठा है। अब लेफ्ट बगल में या राइट में ये हमें नहीं पूछा, तो इसका मतलब लेफ्ट और राइट दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। तो एस के लेफ्ट और राइट में कौन है, के और टी। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ए। डी कहां आ रहा है, एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब लेफ्ट और राइट, बगल वाला। एडजेसेंट मतलब क्या होता है, अगल बगल वाला। कौन से वाला, पहली वाली लाइन में बोल रहे हो, पहली वाली लाइन में बोल रहे हो। फिर से पढ़ लेते हैं सारा स्टेटमेंट, फिर से पढ़ लेते हैं कि सारे अरेंजमेंट सही है कि नहीं, ठीक है ना। फिर से पढ़ लेते हैं। एस इज सिटिंग टू द नेक्स्ट ऑफ पी, एस जो है वो पी के बगल में होना चाहिए, एस जो है वो पी के बगल में है, ठीक है। बट नॉट टी, लेकिन एस और टी साथ में नहीं होना चाहिए, एस और टी साथ में नहीं है, पहला वाला स्टेटमेंट, ठीक है। अगला देखो, के इज सिटिंग नेक्स्ट ऑफ आर, के जो है वो आर के बगल में होना चाहिए, ठीक है।
हु इज सिटिंग ऑन द, अब इस तरह का जब भी आता है ना वो इसके बारे में कह रहा है, आई बात समझ में? तो आर हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, तो आर जो है वो कहां पर है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे, तो आर जो है वो सबसे कोने पर है लेफ्ट साइड के, ठीक है। एंड टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, मतलब टी जो है वो के बगल में नहीं है, तो टी जो है वो के बगल में नहीं है, ये वाला भी सही है, सारे स्टेटमेंट सही है। हाँ तो अगल बगल में, तो नेक्स्ट मतलब ये नहीं होता कि आगे, आगे या पीछे नहीं होता, यहां पर तुम कैसे कह सकते हो कि लेफ्ट आगे है या राइट आगे है? मैं, तुमने बोल दिया नेक्स्ट मतलब अगला, ठीक है, मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये कैसे पता कि राइट वाला ही अगला होगा? लेफ्ट वाला भी तो हो सकता था, उसकी फेस पे डिपेंड कर रहा है ना, मान लो कि वो उस तरफ फेस कर रहा है तो तुम बोलोगे कि उस तरफ वाला अगला है, मान लो कि अगर वो इस तरफ फेस कर रहा होगा तो अगला कौन हो जाएगा, इधर वाला हो जाएगा, फेसिंग हमें थोड़ा ना पता। तो इससे नेक्स्ट से हम ये नहीं कह सकते कि नेक्स्ट मतलब राइट वाला ही होगा, नेक्स्ट मतलब एडजेसेंट, आगे पीछे कोई सा भी हो सकता है, लेफ्ट साइड राइट साइड कोई सा भी हो सकता है, इसीलिए मैंने उसको पहले फिक्स नहीं रखा था, फिक्स हमने लास्ट में किया। वो कब किया, ये यहां पर मैंने लिखा था डबल साइडेड एरो, यहां पे लिखा था कि ये लेफ्ट में राइट में कुछ भी हो सकता है, जब यहां पर मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा कि जो आर है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में आएगा, मतलब सबसे कोने पे आएगा लेफ्ट के, तब हमने उसको लेफ्ट के कोने पे मैंने उसको फिक्स किया, और इसका मतलब कि के उसके इस तरफ आएगा, क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब सबसे कोने वाला लेफ्ट, तो उसके उधर पे कोई आ ही नहीं सकता। अगर आर को मैंने एक्सट्रीम लेफ्ट बोल दिया है तो इसका मतलब कि उसके उस तरफ में के आ ही नहीं सकता, तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचा। आ गई बात समझ में? फिर से मैं बता रहा हूं, देखो अभी इसमें कई लोगों को डाउट है, सिंपल सी बात है, पहले ध्यान सुनो, कुछ पॉइंट्स जो है ना उसको समझो। नेक्स्ट का मतलब कभी भी राइट नहीं होता, पहले तो ये दिमाग में बिठा लो। नेक्स्ट मतलब क्या होता है, एडजेसेंट, आजू बाजू कुछ भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है, पहला पॉइंट ये समझ लो। नेक्स्ट मतलब क्या होता है, लेफ्ट राइट कुछ भी हो सकता है, एडजेसेंट इसका मतलब होता है कि उसके बगल में, हमें ये नहीं पता ना कि उसका फेस किस तरफ है, उसका फेस राइट की तरफ है या लेफ्ट की तरफ है, हमें नहीं पता, तो अगर राइट की तरफ फेस होगा तो अगला यहां पर भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, उसका फेस हमें थोड़ा ना पता, ठीक है। और दूसरी बात, यहां पर जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिल जाता तब तक हम उसको ऑप्शनल मान के चलेंगे कि वो लेफ्ट और राइट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हमने देखा यहां पर कि एस जो है, जब हमने देखा एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, इसका मतलब कि एस और पी साथ साथ होंगे, आजू बाजू में होंगे, कहां पे होंगे वो हमें नहीं पता, ठीक है। एस और पी जो होंगे वो अगल बगल में होंगे, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने पी को यहां बिठाया तो एस जो है वो यहां पर भी हो सकता है या फिर यहां पर भी हो सकता है, अभी ये कंफर्म नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको सर्कल से डिनोट कर दिया कि अभी मुझे कंफर्म नहीं पता है इसकी पोजीशन कि वो यहां होगी या यहां होगी, कहीं पर भी हो सकता है नेक्स्ट मतलब। और क्या बोला गया है, बट नॉट टी, एस जो है वो टी के साथ में लेकिन नहीं है, ठीक है ना, एस के बारे में बोला है कि वो पी के साथ में तो है लेकिन टी के साथ में नहीं है, तो अब यहां पर इसका मतलब टी नहीं आ सकता अगर यहां पर एस आ गया तो, और यहां पर टी नहीं आ सकता अगर यहां पर आ गया तो इसको अलग से हम लिख देते हैं कि एस और टी जो है वो साथ में नहीं आएंगे, जहां पर भी एस आएगा उसके बगल में टी नहीं आएगा। के सिटिंग नेक्स्ट ऑफ आर, और के जो है वो आर के बगल में होगा, मतलब के और आर जो है वो साथ में बैठेंगे, अब के लेफ्ट में भी हो सकता है राइट में भी हो सकता है, आर भी लेफ्ट राइट कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन दोनों एडजेसेंट में होंगे, एक दूसरे के आजू बाजू में होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, आर हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, अब यहां पर हमें क्या बोल दिया, आर कहां पर बैठा है, एक्सट्रीम लेफ्ट पर, तो अगर मैं इसको लेफ्ट मानू, क्योंकि मेरा वाला लेफ्ट मैं लेफ्ट मान रहा हूं और मेरा राइट जो है मैं राइट मान रहा हूं, तो एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब कि लेफ्ट साइड का कोना, एक्सट्रीम मतलब एकदम कोना, तो लेफ्ट साइड का कोना, तो लेफ्ट साइड का कोना पे यहां पर आर बिठा दिया, अब सबसे कोने पर ये है तो इसके इसके बगल में तो इस तरफ तो कोई होगा नहीं, और के और आर साथ में बैठेंगे, मतलब के कहां आएगा, के यहीं आ सकता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद क्या बोला गया है, टी इज नॉट सिटिंग टू के नेक्स्ट टू के, तो इसका मतलब ये हो गया कि टी और के भी साथ में नहीं बैठेंगे, टी और के भी साथ में नहीं बैठेंगे, तो इसका मतलब अगर के यहां पर आ चुका है और आर तो यहीं पर ही आएगा, तो इसका मतलब यहां पर टी नहीं आ सकता, अब यहां पर टी नहीं आ सकता तो यहां पर कौन आएगा, एस आएगा, तो यहां पर एस भी फिक्स हो गया, और अब यहां पर एस नहीं आएगा क्योंकि एस एक ही जगह पर बैठेगा, तो इस तरीके से एस की पोजीशन भी फिक्स हो गई। और इसका अब हमें क्या, अब हमारे पास क्या बच रहा है, टी अकेला बच रहा है, और एस और टी साथ में नहीं होना चाहिए, तो एस के इधर पे वैसे भी टी नहीं आ रहा है, तो टी कहां पर बचा, यहां पर बच गया, सारे अरेंज हो गए। उसके बाद क्या पूछा है, एस के एडजेसेंट में कौन है, तो एस के एडजेसेंट में मतलब लेफ्ट और राइट कोई सा भी हो सकता है, तो कौन आ गया, के और पी, ऑप्शन ए। अब आ गया सबको समझ में? नेक्स्ट करो।
एक आध स्टेटमेंट इसमें मिसिंग है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या बोला गया है। ऐसा मुझे याद आ रहा है, क्या 1 और 4? हाँ, ये क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पर एक आध स्टेटमेंट या तो मिसिंग है या तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। इसमें शायद से ये कुक है, शायद ये एक बार करके देखना, ये शायद से कुक है। ये है कुक या ये है कुक, ऐसा मुझे याद आ रहा है। एक बार करके देखो, इसको कुक मान के करके देखो। मैंने अभी देखा नहीं क्वेश्चन में, देख लेता हूँ क्या बोला गया है। आर सेटिंग अराउंड द टेबल, ठीक है, टेबल के अराउंड में बैठे हुए हैं। ए इज सिट अपोजिट, कितने लोग हैं? 4 लोग हैं ना, 1 2 3 4, ठीक है। ए सिट अपोजिट टू कुक, ठीक है। ए के अपोजिट में कौन है? ए के अपोजिट में कुक है, ठीक है। बी सिटिंग राइट टू द बार्बर, ठीक है। तो बी जो है वो बार्बर के राइट में है। अभी मैं यहां पर लिख देता हूं, बार्बर के राइट में कौन है? बी है, ठीक है। अगर मान लो इसको, अगर हम नहीं, इसको तो कुक मान लिया, ये बार बार हो नहीं सकता, ये बार बार होगा तभी कौन आएगा इधर पे? बी आएगा, है ना। इसका मतलब यही होना चाहिए बार बार। चेक कर लेते हैं, और अगर ये बार बार है तो ये कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको बी मानते तो ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था, है ना। तो अभी इसको मत फिक्स करो, अभी देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है? द वॉशरमैन इज ऑन द लेफ्ट ऑफ टेलर, टेलर के लेफ्ट में कौन है? वॉशरमैन, ठीक है। और क्या बोला गया है? मिस्टर डी इज अपोजिट टू मिस्टर सी, ठीक है। डी और सी अपोजिट है, वो तो होने ही है। अच्छा, डी और सी अपोजिट में मतलब ये वाला कौन होगा? बी होगा, ठीक है। ये वाला बी होगा, तो यहां पर इन दोनों में से कोई एक डी होगा और कोई एक सी होगा, ठीक है। वो हमें नहीं पता। अब अगर हम देखें तो ये बी हो गया। बी कहां पर है? बार्बर के कहां पर है? राइट में है, ठीक है। तो इसका मतलब कि बार्बर यहां पर आ जाएगा? नहीं, सेंटर में फेस अगर कर रहे हैं तो बार्बर के राइट में बी आएगा। क्या बोल रहे हो? लेफ्ट वाला कौन? ये वाला? अच्छा हाँ, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं तो ये राइट वाला कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ये कौन हो जाएगा? ये बार्बर हो जाएगा। और ये कौन हो जाएगा? वॉशरमैन, टेलर के लेफ्ट में वॉशरमैन है। तो यहां पर अगर हम इसको अगर हम क्या माने, इसको टेलर मानना पड़ेगा। इसको अगर टेलर मानेंगे तो सेंटर की तरफ अगर हम फेस करेंगे तो इसका राइट लेफ्ट में कौन आ जाएगा? वॉशरमैन आ जाएगा। तो ये कौन हो जाएगा? ये वॉशरमैन हो जाएगा। अब हमसे क्या बोला गया है? व्हाट इज द ट्रेड ऑफ ए एंड बी? ए और बी का ट्रेड क्या है? टेलर एंड कुक, ऑप्शन बी। नहीं, देखो इस तरह का ये जो क्वेश्चन होता है ना, एक्चुअल में अभी ये क्वेश्चन अभी मैं सही से फॉर्म करवाऊंगा। ये इसमें पजल के भी क्वेश्चन आ गए हैं। ये मिक्स्ड वैरायटी होती है, ठीक है ना। इसमें कुछ लोगों के प्रोफेशंस भी दिए जाते हैं। अभी तो ये सिंपल है, अभी इसमें क्या आ जाएगा कि कुछ लोग दिए जाएंगे, उनके प्रोफेशन भी आ जाएगा, फिर उनका लाइक डिसलाइक भी आ जाएगा, उनका वर्किंग भी आ सकता है। जैसे कि क्या बोला जाएगा कि ए बी सी डी 4 लोग हैं, ठीक है। और उसके बाद उनका बोल दिया जाएगा कि वो रेड कलर का शर्ट पहनता है, वो ब्लू कलर का पहनता है, वो येलो कलर का पहनता है। फिर उसके बाद बोला जाएगा जो येलो कलर वाला पहनता है वो टीचर है, जो जिसको ब्लू कलर पसंद है वो डॉक्टर है, ठीक है। और फिर बोल दिया जाएगा कि वो इस दिन काम करता है, वो उस दिन काम करता है। फिर बोल दिया जाएगा उसको आइसक्रीम पसंद है, उसको चाय पसंद है, उसको कॉफी पसंद है। तो एक ही इंसान की कई सारी प्रॉपर्टीज वहां पर आ जाएगी। सबका क्या बनाना पड़ेगा? मैपिंग करनी पड़ती है। नहीं, टाइम कुछ नहीं लेता, सबका तरीका होता है। क्या? हाँ, बाय डिफॉल्ट हम सेंटर फेसिंग मानेंगे, ठीक है। तो अभी वो पजल की वैरायटी है ये। अभी हम लोग सेटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं, अभी हम पजल इसके बाद करेंगे। तो ये इसमें अभी कुछ क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन आ गए हैं वो पजल के आ गए हैं। अभी मैं इसकी पीपीटी सही करवाता हूँ, ठीक है ना। वो एक्चुअल में क्या है ना, वो जो बुक के पेजेस ही गायब हैं सेटिंग अरेंजमेंट के, तो वो इसलिए कल बन नहीं पाई। एक जना इसको बुक दे देना तो टाइप हो जाएगा प्रॉपरली, ठीक है। क्लियर है? अभी किस जिन लोगों को समझ में नहीं आया एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं। ये सारे क्वेश्चन हम फिर से करेंगे ना, जितने भी है ना, ये सारे क्वेश्चन हम फिर से करेंगे जब हम पजल करेंगे, क्योंकि पजल में ही कुछ क्वेश्चन कौन से आते हैं? सेटिंग अरेंजमेंट के आते हैं। तो वो पीपीटी वाली उठा ली जो जिसमें सेटिंग अरेंजमेंट दिख गया, लेकिन वो पजल की पीपीटी है। लिखा भी हुआ था ना स्टार्टिंग में पजल, है ना। यहां पर स्टार्टिंग में तुमने देखा होगा, उस पर लिखा भी हुआ था पजल।
तो अब यहां पर देखो क्या बोला गया है। पहली बात तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर ये कुक है, ये तो मुझे इसलिए याद आ गया था क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं बहुत उलझ चुका हूं पहले भी, तो इसलिए याद आ गया कि ये जो है ये कुक होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक करेक्शन है इसमें। अब क्या बोला गया है, ए जो है वो कुक के अपोजिट में है, तो ए के अपोजिट में कौन आ गया, कुक आ गया। ठीक है, उसके बाद सेंटर फेसिंग मानना है, हमें मानना है कि हम सेंटर की तरफ फेस कर बैठे हुए हैं, तो जब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं तो राइट किधर आएगा, इस तरफ, और लेफ्ट किधर आएगा, इस तरफ। इस यहां पर जो बैठा है उसके लिए राइट किधर आएगा, ऊपर की तरफ, और लेफ्ट किधर आएगा, नीचे की तरफ। जो यहां पर बैठा है उसका फेसिंग कहां है, सेंटर की तरफ, तो अपने आप को वहां पर बैठा हुआ मानो, तो राइट किधर आएगा, इस तरफ, लेफ्ट आएगा इस तरफ। जो यहां पर बैठा है उसके लिए राइट आएगा नीचे की तरफ, और लेफ्ट आएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, ये बात एक तो ध्यान में रखनी है कि अपने आप को वहां पर बैठा हुआ अज्यूम करना है। उसके बाद क्या बोला है, बी सिट टू द राइट ऑफ बाबर, तो जो बी है वो बाबर के राइट साइड में है, तो ये अभी हमने अलग से लिख के रख लिया क्योंकि अभी हमें वहां पर अभी प्लेस कहां करना है ये नहीं पता, तो ये हमने मान लिया कि इसके बारबर के राइट में कौन है, बी है, और वॉशरमैन जो है वो लेफ्ट है किसके, टेलर के, तो टेलर के लेफ्ट में हमने वॉशरमैन को बिठा दिया। और डी और सी अपोजिट में है, डी और सी अपोजिट में, इसका मतलब कि ए के अपोजिट में कौन आएगा, बी आएगा, मतलब जो कुक है वो कौन हो गया, बी हो गया। अगर हम उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद अब हमें अरेंज करना है, तो डी और सी यहां पर कुछ भी हो सकता है, डी और सी यहां पर कुछ भी हो सकता है, वो अभी हमें फाइनल तक में भी नहीं पता कि कौन आएगा, यहां पर सी आएगा, डी आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा उसमें उसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है कि जो राइट साइड में कौन आएगा, बी आएगा। तो अगर बी को अगर मैं देखूं इसके लिए, अगर मैं यहां पर बैठा हूं तो बी कहां पर है, लेफ्ट में है, और अगर मैं यहां पर बैठा हूं तो बी कहां पर है, राइट में है। मतलब अगर बी राइट में है तो ये कौन होगा, ये बार होगा, तो ये बार फिक्स हो गया। उसके बाद मुझे टेलर के लेफ्ट में वॉशरमैन को बिठाना है, टेलर के लेफ्ट में। ठीक है, तो अब अगर मान लो कि मैं इसको मान लेता हूं तो इसका लेफ्ट कहां हो जाएगा, नीचे की तरफ, तो ये वॉशरमैन हो जाएगा, लेकिन ये तो क्या है, कुक है, इसका मतलब कि ये नहीं हो सकता टेलर, और बचा कौन, ये। अब अगर मैं यहां पर बैठा हूं तो लेफ्ट किधर आएगा, इस तरफ आएगा, तो इस तरफ वाला क्या हो गया, वॉशरमैन, और ये कौन हो गया, टेलर। तो हमसे पूछा है कि ए और बी का ट्रेड क्या है, टेलर और कुक। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आ गया समझ में। ठीक है, बी एस सिजवाली की बुक ले लेना अगर किसी ने नहीं ली है तो, और नहीं तो आर एस अग्रवाल भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर किसी ने बुक नहीं ली है तो बी एस सिजवाली की वर्बल वाली है ना, वर्बल एंड नॉन वर्बल आता है, हमारे लिए वर्बल वाली सफिशिएंट है। ठीक है, रेड कलर का कवर उसमें दिख जाएगा, रेड एंड ग्रे कलर का, अरिहंत पब्लिकेशन की है, ये ले लेना। इसके अलावा अगर किसी के पास आर एस अग्रवाल है तो वो भी चल जाएगी, और कोई दूसरी है तो वो भी चल जाएगी। कोई अगर लेता है नहीं खरीदता है तो वो ये वाली खरीदना, बाकी नहीं तो कोई दूसरी भी हो तो वो भी चल जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए है। हाँ, तो अब वही मैं बताता कि ये वाले जो शीट आ गई है ये एक्चुअल में पजल की है ना, ये ऊपर लिखा भी हुआ है पजल। ठीक है ना, तो ये पीपीटी एक्चुअली गलत आ गई है, लेकिन ठीक है चलो कोई नहीं। अब मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर बताओ। क्या 430 कैसे, मुझे ही नहीं पता, तुम्हें कैसे पता चल गया, कैसे बताया, बताओ मुझे। मैंने तो तरीका पूछा था, उसने तो जहर की बोतल का नंबर भी बता दिया। सुनो अब मैं बताता हूं, देखो क्या है। पहली बात तो हमारे पास जो प्रिजनर्स है, अभी मैं छोटे एग्जांपल से बताता हूं ना, 1000 बहुत बड़ा हो जाएगा, छोटे एग्जांपल से बताता हूं। मान लो कि हमारे पास 15 बॉटल्स हैं, क्या है, मान लो कि 15 हमारे पास बॉटल्स हैं। पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूं जिन लोगों को, जो लोग अभी आज ज्वाइन किए हैं ना, जो लोग आज ज्वाइन किए हैं उनको मैं एक बार क्वेश्चन बता देता हूं कि क्या है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक किंग है, एक राजा है, और राजा के पास 1000 है ना वाइन की बॉटल है, अल्कोहल की बॉटल है, वाइन बॉटल है। ठीक है, बोलेंगे बच्चे सर कैसी बातें कर रहे हैं क्या सिखा रहे हैं ठीक है, तो 1000 वाइन की बॉटल है, जिसमें से एक बॉटल में जहर मिला हुआ है। ठीक है, एक बॉटल ऐसी है जिसमें पॉइजन है। ठीक है, अब तुम्हें कोई ऐसी अप्रोच बतानी है जिससे कि राजा को यह पता चल जाए कि वो कौन सी जहर की बॉटल, कौन सी बॉटल है जिसमें जहर होगा। अब उसके लिए उसके पास 24 घंटे का वक्त है, 24 घंटे के दौरान ही उसको पता करना है, और जो पॉइजन है वो भी 24 घंटे में ही असर दिखाता है। और इसके लिए उसके पास 10 कैदी हैं, 10 प्रिजनर्स हैं, जो इसके लिए उसको यूज करना है। उसके पास 10 कैदी हैं जिनको तो वैसे भी मारना था, है ना। कैदियों को क्यों रखा जाता है, मारने के लिए रखा जाता है। तो जनता को या फिर राजा खुद तो पिएगा नहीं, प्रजा को भी नहीं पिलाएगा,
क्योंकि अगर कोई प्रजा में से अगर कोई निपट सुलझ गया तो उसके ऊपर सारा ब्लेम आ जाएगा, और कैदियों को तो वैसे भी मारना है, ठीक है। तो वो कैदियों को इस तरीके, लेकिन अब 10 ही कैदी है और बॉटल कितनी है, 1000 है, और जो जहर है उसका असर भी 24 घंटे में होगा। असर कितनी देर में होगा, 24 घंटे में होगा। तो अगर हम ये सोचे कि 10 एक बार 10 लोगों को पिला दिया तो 24 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, तब तो सब पता चलेगा कि असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हमें 24 घंटे में ही पता भी करना है कि उसमें से किस बॉटल में जहर मिला हुआ है, ठीक है, 24 घंटे में ही पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, इन 10 लोगों को इस्तेमाल करके ही, ठीक है। तो अब इसका तरीका बता रहा हूं। तो कुछ लोगों ने कल दिया था कि 100 में डिवाइड कर दो, पहले 100 मतलब कि ना 100 बॉटल में से थोड़ा थोड़ा ले लो वाइन और उसको एक ग्लास में लेकर एक को पिला दो, ठीक है, चलो कर भी लिया। लेकिन उससे क्या होगा, उससे मान लो कि अगर हमने एक जना मर भी गया तो 24 घंटे बाद पता चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि मान लो कि इस 10 में से कोई एक मर गया और 9 लोग बच गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो 900 बॉटल थी वो तो सही है, लेकिन अभी भी जो 100 बॉटल है उसके अंदर तो अभी डाउट है ना कि उन 100 में से किसमें वाइन है, किसमें अल्कोहल है, किसमें सॉरी पॉइजन है, किसमें पॉइजन है, अभी उसमें डाउट है। हमें एग्जैक्ट बॉटल का पता लगाना है, ठीक है। तो अब इसको छोटे एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कि हमारे पास 15 बॉटल्स हैं, ठीक है, 15 बॉटल हैं, और मुझे 15 बॉटल के लिए पता लगाना है, और मेरे पास 4 जो है वो कैदी हैं। अब नंबर ऑफ जो प्रिजनर्स हैं वो कैसे 4 हैं, मैंने कैसे डिसाइड किया, वो अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है, वो अभी सब समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि मान लो कि अगर मेरे पास, अगर तुम लोगों ने वो पढ़ा होगा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है ना, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन अगर नहीं पढ़ा है तो शॉर्ट में मैं बता देता हूं। डेसिमल से बाइनरी मतलब कि तुम्हारा जो नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। सिंपल अप्रोच होती है, जैसे कि मान लो कि मुझे 8 का बाइनरी कन्वर्जन करना है, तो सीधे डायरेक्टली यहां पर 2 से डिवाइड करेंगे और यहां पर रिमाइंडर लिखेंगे, फिर यहां पर 2 से डिवाइड करेंगे, यहां पर रिमाइंडर लिखेंगे, यहां पर 2 से डिवाइड करेंगे, यहां पर रिमाइंडर लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 1000, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं 1000। नहीं समझ में आया, परेशान होने की जरूरत नहीं है, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन है, ठीक है। तो अगर मुझे 15 का बाइनरी निकालना है, ठीक है, तो 15 का बाइनरी क्या हो जाएगा, यहां पर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा 7 टाइम, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यहां पे 2 3 टाइम, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यहां पे 2 1 टाइम, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ किया, चारों क्या आ गए, 1 1 आ गए, ठीक है। तो 4 हमारे पास क्या आ गए, 1 1 आ गए। मतलब कि अगर हमें बाइनरी का कोई भी नंबर अगर हमें लिखना है तो नंबर ऑफ बिट्स, ये सबसे मैक्सिमम नंबर है, ये क्या है, ये सबसे मैक्सिमम नंबर है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मुझे 15 बनाना है तो मुझे कितने बिट की जरूरत है, 4 बिट की जरूरत है। अगर मुझे 16 बनाना होगा तो मैं 4 बिट में नहीं बना सकता, मुझे कितने बिट चाहिए, 5 बिट चाहिए, ठीक है ना। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16। मतलब नंबर्स कहां से बन सकते हैं, 0 से लेकर 15 तक टोटल 16 नंबर्स बन सकते हैं। आई बात समझ में। तो इसका इसलिए मैंने यहां पर 15 के लिए क्या लिया, 4, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर मैं देखूं तो जितने भी बॉटल्स हैं उनको हमने नंबर्स एलोकेट कर दिया 0 to 15, ठीक है ना। तो 0 to 15 16 बॉटल तक भी हम निकाल सकते हैं ना, 16 बॉटल तक हम निकाल सकते हैं। तो हमने सारी जो बॉटल्स हैं उनको नंबर्स एलोकेट कर दिया 0 1 2 3 अप टू 15। और जो प्रिजनर्स थे, जो 4 कैदी थे, उनको हमने नंबर एलोकेट कर दिया 0 1 2 3, हमने 4 नंबर एलोकेट कर दिया, ठीक है। अब इसका बाइनरी क्या हो जाएगा, 4 बिट में 4 बार 0, इसका बाइनरी क्या हो जाएगा, 3 बार 0 1 बार 1, इसका बाइनरी क्या हो जाएगा 1 0, इसका बाइनरी क्या हो जाएगा 1 1, इसका बाइनरी क्या हो जाएगा ये। अब ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, अगर पहली बॉटल का अगर मान लो कि नंबर 1 से अगर निकालना है, 1 से लेकर 15 तक की मान लो मेरे पास बॉटल है और मुझे पता करना है कि किसमें जहर है, तो पहली बॉटल में से एक घूंट लेकर, एक ड्रॉप लेकर या एक जरा सा लेकर पहले 0 नंबर वाले कैदी को पिलाएंगे, बाकी किसी को नहीं, ठीक है ना। पहली बॉटल में से एक ढक्कन लिए वाइन और किसको पिला दिया, 0 नंबर वाले को। दूसरी बॉटल में से लिया और किसको पिला दिया, 1 नंबर वाले को। तीसरी बॉटल में से वाइन ली और पहले और दूसरे को पिला दिया। फोर्थ बॉटल में से लिया और थर्ड नंबर वाले को पिला दिया। मतलब जहां जहां पर 1 लिखा हुआ है ना बाइनरी में, सिर्फ उन्हीं कैदियों को वो बॉटल में से पिलाना है, ठीक है ना। तो क्या करा, पहली बॉटल जब सिलेक्ट करी तो किसको पिलाया, सिर्फ 0 वाले को। जब सेकंड बॉटल सिलेक्ट करी तो किसको पिलाया, सिर्फ 1 वाले को। जब थर्ड बॉटल सिलेक्ट करी तो किसको पिलाया, 0 और 1 वाले को। जब फोर्थ बॉटल सिलेक्ट करी तो सिर्फ किसको पिलाया, सेकंड नंबर वाले को, मतलब इसको। जब फिफ्थ आया, 5 मतलब क्या होता है, 0 1 0 1, तो जब फिफ्थ नंबर की बॉटल ली तो किसको पिलाया, इसको और इसको, मतलब 0 को और 2 को। अब क्या होगा, हमने ऐसे करते करते सारा पिला दिया, मतलब 15 वाले में से किसको पिलाया, चारों को पिलाया, सबको पिला दिया। अब 24 घंटे इंतजार किया और 24 घंटे बाद उनमें से कुछ लोग मर गए। कौन से लोग मरे होंगे, मान लो कि अगर फोर्थ नंबर की बॉटल में जहर होता तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जना मरता, क्योंकि फोर्थ बॉटल में से सिर्फ एक ही को पिलाया था। आई बात समझ में। अगर थर्ड बॉटल वाले में जहर होता तो सिर्फ 2 लोग मरते, कौन सा वाला, 0 वाला और 1 वाला। तो इसका मतलब
कि उस में जहर है। तो अब जो लोग मर जाएंगे उनको कर देंगे 1, और जो लोग जिंदा हैं उसको कर देंगे 0, और इसको कर देंगे डेसिमल में कन्वर्ट, तो हमें बॉटल का नंबर पता चल जाएगा जिसमें जहर है। 340 कहां से निकाल दिया तुमने? सॉल्यूशन तो देखा लेकिन उसको समझ नहीं पाए। हाँ, तो मैंने बोला ना कि सॉल्यूशन बाइनरी से पता चला, मतलब कि तुमने थॉट प्रोसेस वहां तक नहीं जाएगी जो नॉर्मली करेगा। तुमने सॉल्यूशन देखा लेकिन सॉल्यूशन को समझ नहीं पाए। हाँ, लेकिन दो लोग मिलकर सॉल्यूशन को नहीं समझ पाए। अब आया सॉल्यूशन समझ में? ठीक है। तो अब 1000 बॉटल के लिए, 1000 बॉटल के लिए कितने लोग चाहिएंगे? 2 की पावर n कितना हो कि 1000 तक पहुंच जाए? तुम लोग को यह पता होना चाहिए कि 2 की पावर 10 कितना होता है। 2 रेज टू दी पावर 10 होता है 1024, मतलब 1024 तक के अगर नंबर जनरेट करने हैं तो 10 बिट से जनरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमें 1000 बॉटल्स को अगर चेक करना है तो कितने लोग सफिशिएंट है? 10। अगर ये हो जाता कितना 2048, तो कितने लोग चाहिए होते? 11, क्योंकि यहां पर आ जाता है 2 की पावर 11। तो 11 प्रिजनर्स को इस्तेमाल कर हम 2000 लोगों को 2000 बॉटल्स को चेक कर सकते थे। आ गई बात समझ में? तो ये सब क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके दिमाग में बैठते जाएंगे। अरे 6 हुआ नहीं, एग्जांपल दिया मैंने। ठीक है, उसने जो एग्जांपल देखा होगा उसमें 340 दिया होगा एग्जांपल, तो उसने 340 बोल दिया। ये एग्जांपल है ना। यहां पर मान लो कि जो मरे होते, मान लो जो मरे हुए होते वो होता पहले ये वाला, और ये वाला अगर मर गया होता तो बाकी को 0 कर देते तो इसका डेसिमल क्या जाता? 3, मतलब थर्ड वाले में जहर है। तो ये एक अप्रोच है जिससे पता लगाया जा सकता है। आई बात समझ में? आज का क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ रहा। कोई सा भी सिंपल क्वेश्चन दे देता हूं। तुम्हारे पास 2 कैंडल हैं, ठीक है ना, 2 मोमबत्तियां हैं। सिंपल क्वेश्चन है ना, एकदम सिंपल है। और जो दोनों मोमबत्तियां हैं वो एग्जैक्टली 30 मिनट्स में मेल्ट हो जाएंगी। ठीक है, दोनों जो मोमबत्तियां हैं वो एग्जैक्टली 30 मिनट्स में मेल्ट हो जाएंगी। और तुम्हारे पास कोई घड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, और तुम्हें 45 मिनट कैलकुलेट करना है इन दोनों कैंडल्स को यूज कर। तो कैसे करेंगे? ठीक है, 45 मिनट्स कैलकुलेट करना है इन दोनों कैंडल्स को यूज करके, सिर्फ यूज करना है तुम्हें। ठीक है। अरे तो हाफ कैसे? ये तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि दूसरे वाले को आधा चला लेंगे। आधा तुम कैसे भेजा करोगे? तुम्हारे पास कोई स्केल मेजरमेंट के लिए नहीं है, कोई तुम्हारे पास घड़ी नहीं है। वही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम वही है कि तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि आधी है? तुम अंदाजा थोड़ा ना यहाँ पे लगाना है। एग्जैक्ट एग्जैक्ट 45 मिनट नापने के लिए कुछ नहीं है। अरे तो तुम्हारे पास घड़ी थोड़ना है 15 मिनट में आधी हो जाएगी। ना तुम्हारे पास घड़ी है, ना तुम्हारे पास कोई स्केल है, तुम्हारे पास 2 माचिस की तीलियां हैं और 2 मोमबत्ती हैं, बस। नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं यूज कर सकते। ठीक है। मैंने जब ये इंटरव्यू में पूछा था, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं, तो मैंने जब इंटरव्यू में पूछा था तो मुझे एक लड़की ने जवाब दिया था, सर अंधेरे कमरे में लेके जाएंगे तो वो 15 मिनट में जल जाएगी। मैंने कहा अंधेरे कमरे से क्या लॉजिक है? तो उसने कहा कि जितना ज्यादा अंधेरा होगा उतनी जल्दी मोमबत्ती पिघल जाएगी, तो आधे घंटे वाली 15 मिनट में पिघल जाएगी अंधेरे कमरे में। ठीक है। तो मुझे बहुत मजा आया था। तो ये सब क्वेश्चंस हुए जो मैं इंटरव्यूज में पूछता रहता था। तो ये सब क्वेश्चंस तुमसे भी पूछे जाएंगे, तो तुम्हारी समझ लो इंटरव्यू तैयारी हो रही है। ठीक है, चलो थैंक यू।